गुड मॉर्निंग। कल कौन सा पाठ पढ़ा था? अच्छा, आज कौन सा पाठ पढ़ाना है? 14वां पाठ। चलो 14वां पाठ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 14। पाठ नंबर 14। पाठ नंबर 14 का नाम क्या है? आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। ये पाठ है। इस पाठ में तीन अंकों का ये पाठ है। इसमें 3 प्रश्न आएंगे भाई, ठीक है। 3 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के प्रश्न आएंगे। मतलब बड़ा प्रश्न नहीं आएगा इसमें, लेकिन एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। और हम इस पाठ को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो इस पाठ को आपके सारे प्रश्न है ना, छोटे बड़े, वो हल हो जाएंगे। छोटे प्रश्न आए चाहे बड़े प्रश्न तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े प्रश्न आ जाए तो अपने को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो। सबसे पहले देखो, इस पाठ में नाम आर्थिक अवधारणाएं। देखो, आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब सीधी सी बात है। आर्थिक का मतलब है यहाँ पे क्या है? धन से, ठीक है, धन से। यानी आर्थिक, इस पाठ का नाम है आर्थिक अवधारणा एक एवं नियोजन। तो इस पाठ में पढ़ेंगे हम। देखो, आर्थिक अवधारणा क्या कि नहीं, पहले तो ये बात देखो, किसे कहते हैं, किन के? आर्थिक अवधारणा वो मतलब वो है कि जिकी स्रोत जिको अपन आय प्राप्त हुए, ठीक है, अपन आय प्राप्त हुए, बे सारा की है आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत आवे है, ठीक है। जिका तरीका है, जी हाँ, मतलब अलग अलग रूपों में किया लोग आय प्राप्त करें, बे सारा की है आर्थिक अवधारणा के अंतर्गत आवे। नियोजन क्या होता है? नियोजन, अगर नियोजन की अपने सही परिभाषा लें, वैसे तो इसका जो है ना बड़ा टॉपिक आ गया अपने, लेकिन फिर भी मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो आप परिभाषा देखो इसकी। नियोजन की परिभाषा, नियोजन की परिभाषा है ना, इसमें क्या करना है अपने को? सीधी सी बात है, अपने को इस परिभाषा को ऐसे याद करनी है। उपलब्ध आर्थिक संसाधन, उपलब्ध आर्थिक संसाधन का प्रयोग करके सामाजिक या वंचित आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन कहलाता है। सारे विद्यार्थी इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक देखोगे। क्या होता है नियोजन? नियोजन, हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का हम क्या करें? प्रयोग करें। प्रयोग करके क्या करना है अपने को? सामाजिक और वंचित, सामाजिक कह दो या वंचित आवश्यकताओं को पूरा करना है। पूरा करें ना, तो वो क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक पेन है, ठीक है। एक पेन से क्या करना है अपने को? क्या है, जितनी भी अपनी जो आवश्यकता है, पेन को क्या करेंगे हम? उसको क्या है, सीमित मात्रा में प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितने भी संसाधन है, उनका क्या करना है? उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करके अपनी जो आवश्यकता को पूरा करना है, वो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है, ठीक है, नियोजन। अब देखो, ये बात तो आर्थिक नियोजन और अवधारणा, ये तो पाठ से संबंधित बात ही, ठीक है। अब बात करेंगे अपने लेसन के अंदर जो क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। आता है अपना पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय
इसके बारे में अपने क्या करेंगे, थोड़ी सी इसको समझो पहले, फिर इसकी परिभाषा करेंगे हम। पहले समझते हैं राष्ट्रीय आय के साथ साथ हम इसकी जो एक अवधारणा है जिसका नाम है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, उनकी भी परिभाषा समझेंगे हम साथ में। अगर अपने को ये परिभाषा आएगी तो ये आएगी, ये आएगी तो ये आएगी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। पहले समझते हैं। देखो अपनी बात करते हैं, जैसे ये अपना देश है, ठीक है, ठीक है। अपने को क्या करना है, एक तो याद रखना है अपने को क्या, वित्त वर्ष, वित्त वर्ष। वित्त वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि क्या कहलाती है, वित्त वर्ष कहलाती है। वित्त वर्ष की परिभाषा अपने को याद रखना है। वित्त वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, वित्त वर्ष, ठीक है। वित्त वर्ष याद रखना है। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों की परिभाषा है अपने आप याद हो जाएगी, आप थोड़ी सी समझो। सबसे पहले अपने को पहले सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की परिभाषा लेते हैं हम। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी परिभाषा लेते हैं सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद की। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा लेंगे तो अपने को याद रखना ये क्या है भाई, इस देश वो भारत की क्या है, ये सीमा है, ठीक है। ये क्या है, किसी मतलब भारत देश की क्या है, सीमा है, बस। तो अपने को सीमा याद है ना, तो अपने जीडीपी की परिभाषा है, वित्त वर्ष और सीमा दोनों याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने को याद, देखो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, पहले जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। इसकी परिभाषा लेंगे तो अपने को लेंगे किसी देश की सीमा के भीतर, एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अपना पहला क्वेश्चन क्या था, नियोजन की मैंने परिभाषा बताई थी। इसके बाद अपने यहाँ से पार्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे हैं हम। राष्ट्रीय आय और जीडीपी दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों की परिभाषा लेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको जीडीपी के बारे में बताया। जीडीपी का शाब्दिक अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है, किसी देश की सीमा के भीतर, ये देश है, इसकी सीमा के भीतर ये क्षेत्र है ना सारा, ठीक है, सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, वस्तु का मौद्रिक मूल्य क्या होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने क्या है, पेन खरीदा एक, ठीक है, एक पेन है। पेन के लिए सबसे पहले क्या है, अपने को क्या है, पेन निर्माण करने के लिए क्या चाहिएगा भाई, सबसे पहले रबड़ चाहिएगा। रबड़ मान लो 1 रुपये का रबड़ आ गया। स्याही चाहिएगी तो स्याही आ गई मान लो 1 रुपये की, ठीक है। इसके बाद में इस पे क्या है, शर्म हो गई 1 रुपये की। इसके बाद में परिवहन हो गया
1 रुपये का। इसके बाद में लाभ, दुकानदार लाएगा तो लाभ तो कमाएगा ना, तो वो क्या होगा 1 रुपये का। तो ये कितना हो गया भाई इसका 5 रुपये। इसकी कीमत कितनी हो गई भाई 5 रुपये। तो ये क्या हो गया, इस पेन का क्या हो गया निर्माण के बाद ये इसका क्या हो गया मौद्रिक मूल्य हो गया। ठीक है, मौद्रिक मूल्य, इसे बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। अब बाजार में जो रेट से बिकेगा वो क्या हो गया मौद्रिक मूल्य। तो इस पेन का मौद्रिक मूल्य कितना हो गया 5 रुपये। तो इसी तरह क्या है इस वस्तु का, पेन का अंतिम मौद्रिक मूल्य 5 रुपये। इसी तरह क्या है सारी वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, मूल्य का के योग को क्या कहते हैं जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये परिभाषा दी, देखो थोड़ी सी समझो इसके अंदर। किसी देश की सीमा के भीतर, यानी सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि, ठीक है, अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, यानी इस क्षेत्र में यहाँ जितना भी क्या है उत्पादन होगा, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा वो सारा ना वो क्या है देश की सीमा के भीतर हो गया, यानी देश के अंदर हो रहा है। और किस दौरान 1 वित्त वर्ष के दौरान। तो इसे क्या कहेंगे हम जीडीपी कहेंगे, जीडीपी। ठीक है, समझे बात। जीडीपी की परिभाषा सीधी सी बात है, किसी देश की सीमा के भीतर 1 वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है जीडीपी। ठीक है, तो ये जीडीपी है। अब देखो अपने को राष्ट्रीय आय को लेते हैं, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को क्या करना है अपने को, देखो इसके सीमा के भीतर है ना, करना क्या है राष्ट्रीय आय की परिभाषा में जोड़ना क्या है। राष्ट्रीय आय में क्या होगा बाहर से भी आमदनी होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में बाहर से आमदनी कैसी होगी, जी हाँ, कोई भारत को लोग है कि भारत का लोग है जगह विदेश में जा रहे हैं, विदेश का लोग खड़ा रहे हैं भारत में। अब देखो क्या, ये तो हो गई जीडीपी। अब देखो जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका है, अमेरिका के लोग भारत में क्या करते हैं काम करते हैं। ठीक है, जापान के लोग क्या है भारत में काम करते हैं। उसी तरह देखो ये जो नेपाल है, नेपाल का लोग क्या है भारत में काम करते हैं। ठीक है, अमेरिका के लोग भारत में काम करते हैं, जापान के लोग भारत में काम करते हैं, नेपाल के लोग भारत में काम करते हैं। तो ये लोग भारत में काम कर सकते हैं, तो भारत के लोग इन देशों में काम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो इसी तरह देखो जैसे यहाँ पे भारत के लोग, जैसे मान लो कि कुछ लोग जो भारत के हैं जो अमेरिका और जापान में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो जापान या अमेरिका या नेपाल के हैं वो भारत में काम कर रहे हैं। तो देखो ये जो लोग है ना, ये जो अमेरिका वाले लोग हैं ना, जो भारत से क्या है भाई यहाँ से जाएंगे तो क्या है, यहाँ से क्या है रुपये तो ले जाएंगे, यहाँ से मुद्रा है वो अमेरिका में तो जाएगी। और देखो भारत वाले लोग हैं वो जो जापान या अमेरिका में रहते हैं वो क्या है भारत के अंदर लाएंगे। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो 1 वित्त वर्ष के दौरान क्या हुआ, अमेरिका भारत में लाया, भारत वालों ने कितना रुपए लाया 1 लाख रुपए लाए। ठीक है, भारत वाले विदेश से क्या है 1 लाख रुपए अपने देश में आए। ठीक है, उसी तरह देखो और विदेश में भारत के कितने रुपए गए, जैसे मान लो 80,000 रुपये गए, 80,000 रुपये। अब देखो इसमें क्या है अंतर कितना हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये क्या हुई है भारत को बाहर से आय हुई है। ठीक है, अब देखो इस आय को जोड़ देंगे किस में जीडीपी में, इस 20,000 को जोड़ देंगे किस में भाई जीडीपी को, जीडीपी में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी राष्ट्रीय आय। ये क्या हो गई राष्ट्रीय आय। अब देखो इसकी परिभाषा लेंगे तो कैसे लेंगे, करना क्या है इसमें से देखो जीडीपी में क्या है किसी देश की सीमा के भीतर जोड़ा है ना, भीतर है ना। अब इसमें क्या जोड़ देंगे भीतर के साथ में क्या जोड़ देंगे बाहर या बाहर, यहां जोड़ देंगे क्या बाहर या बाहर। ठीक है, तो बन गई किसकी राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो अपने को देखो यहां से जीडीपी के अंदर अगर बाहर या बाहर जोड़ देंगे ना तो ये किसकी परिभाषा बन गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा बन जाएगी। तो दोनों परिभाषा देखो कितनी आसान है, जीडीपी की परिभाषा है, उसी तरह की परिभाषा किसकी है राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो इसमें जोड़ना क्या है बाहर जोड़ना है बस। ये परिभाषा किसकी होगी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक परिभाषा इसकी परिभाषा लिखता हूँ आगे। जैसे राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय की 2 परिभाषा है, अच्छी लगे ना वो याद कर लेना। पहली
किसी देश की सीमा के भीतर या बाहर एक वित्त वर्ष के दौरान वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम दिखाई नहीं दे रही है नीचे, चलो ठीक है, मैं एक बार उसको मिटा देता हूँ, फिर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय आय। इसमें ऐसे लिखना है, देखो किसी सेम ही है, किसी देश की सीमा के भीतर या जोड़ दो क्या, या बाहर एक वित्त वर्ष के दौरान, एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फर्क क्या हुआ, बस फर्क इतना ही है, इसमें भीतर है, इसमें जोड़ दिया गया या बाहर, भीतर और बाहर दोनों कर दिया गया है। तो बस ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा है। 2 नंबर परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा, या फिर इस परिभाषा को ऐसे, ये परिभाषा जैसे है, किसी देश में उत्पादन के साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित उत्पादन प्रक्रिया में प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये देखो भाई, दोनों परिभाषा में अंतर क्या है। इसमें देखो, ये अगर जीडीपी की परिभाषा आपको आती है तो इसमें जोड़ना है क्या, या भीतर या बाहर। इसके अलावा जो विद्यार्थी इस परिभाषा को याद करना चाहता है वो याद कर सकता है। कैसे, देखो, किसी देश में उत्पादन के साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये परिभाषा भी अपने याद कर सकते हैं। ये तो थी राष्ट्रीय आय की परिभाषा से संबंधित बात।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय काम क्या आती है भाई, कि राष्ट्रीय आय का काम क्या है। समझे क्या, समझ रहे? हाँ ठीक है, तो दोनों दोनों परिभाषा है, दोनों दोनों परिभाषा अपने को याद करनी है, ठीक है। बिठा दूं, आगे देखो भाई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राष्ट्रीय आय की परिचय के बारे में, थोड़ा परिचय। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय काम क्या आती है। हमने परिभाषा पढ़ी थी राष्ट्रीय आय की परिभाषा, ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है हमने। अब राष्ट्रीय आय काम क्या आती है। देखो राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, इसका दो देशों के बीच में तुलना करने का कार्य करती है। पहला काम है ये तुलना करना, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में तुलना करना, ठीक है, पहला काम है इसका। तो अर्थव्यवस्था के बीच में की तुलना करना, ठीक है। और राष्ट्रीय आय किसी देश के विकास का द्योतक होता है, ठीक है, किसी देश की जो विकास की जो दूरी है वो इस पे निर्भर करती है। ये दो कारण अपने को याद रखना है। पहला तो क्या है, दो अर्थव्यवस्था या दो देशों की अर्थव्यवस्था में तुलना करने में सहायक होता है। दूसरा, ये किसी देश के विकास की क्या होती है, दूरी होती है। हमें इससे पता चलता है कि देश का विकास कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इनका कार्य होता है दो। कौन कौन सा, दो देशों के बीच में तुलना करना। तीसरा, हमें किसी देश को क्या है, विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताना, ठीक है। ये दो इनके कार्य है। राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें, गणना भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी भाई, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के मध्य की थी, ठीक है। इन्होंने क्या है, सर्वप्रथम गणना की, और इन्होंने क्या है उसमें जो राष्ट्रीय आय है ना, इस गणना करने के बाद में उन्होंने उसमें की जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी बताई, 20 रुपये बताई। राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई, ठीक है, इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। तो याद रखना है, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को कितना बताया, 20 रुपये, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये तो 1868 में, इसके बाद में 1912 में फिंडले सिराज ने राष्ट्रीय आय की गणना की, और इन्होंने क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितना बताया, इन्होंने प्रति व्यक्ति उसमें प्रति व्यक्ति आय बताई, उन्होंने आय बताई 49 रुपये। यानी दादा भाई नौरोजी ने क्या 1867-68 में किया था, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी, और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। उसके बाद में 1911-12 में फिंडले सिराज ने प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताए, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहाँ से अपने को ये दोनों बात याद रखनी है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय की जो प्रथम समिति का गठन कब किया गया, देखो, प्रथम राष्ट्रीय
आय समिति प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया भाई? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, अध्यक्षता में गठन किया गया। प्रथम राष्ट्रीय आय समिति बनी और उसका गठन जो है ना गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट तैयार की थी। प्रथम रिपोर्ट 1951 में बनाई थी। प्रथम रिपोर्ट 1951 में। इसके बाद में दूसरी और अंतिम रिपोर्ट, दूसरी कहते हो या अंतिम रिपोर्ट 1955 में। इसके बाद में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठन किया गया। इस जो राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तैयार की थी। उसके बाद में उन्होंने दूसरी या अंतिम रिपोर्ट 1955 में तैयार की थी। इसके बाद में क्या हुआ? 1955 के बाद राष्ट्रीय आय की गणना 1955 के बाद राष्ट्रीय आय की गणना कौन करने लगा भाई? राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करने लगा 1955 के बाद। यानी अंतिम रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी किसने? राष्ट्रीय आय समिति ने। उसके बाद में क्या हुआ? राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन करने लगा भाई? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, इस संगठन की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई भाई? 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ये दिल्ली में। ठीक है, एक बार देखो दोबारा सारा राष्ट्रीय आय की गणना है। सर्वप्रथम गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई? 20 रुपये बताई थी। ठीक है, 20 रुपये। इसके बाद में 1911-12 में फिंडले सिराज ने प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताई थी। इसके बाद में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 1949 में। इसके बाद में जो आय समिति का गठन है वो किसने किया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। और इस जो आय समिति ने प्रथम रिपोर्ट है वो 1951 में सौंपी थी। उसके बाद में प्रस्तुत की थी अपनी। इसके बाद में दूसरी और अंतिम रिपोर्ट, दूसरी कह दो या अंतिम कह दो, ये 1955 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसके बाद में ये जो राष्ट्रीय आय समिति का जो ये कार्य, राष्ट्रीय आय का गणना का जो कार्य था ना, वो 1955 के बाद किसे सौंप दिया गया? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसको? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सौंप दिया गया। अब देखो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। इसकी स्थापना 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो अब देखो एक क्विक प्रश्न और, मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। इन्होंने क्या कार्य कब शुरू किया?
कार्य शुरू किया था उन्होंने 1956 में। ठीक है, तो ये प्रश्न अपने को याद रखना है। CSO ने अपना कार्य कब शुरू किया था? 1956 में। स्थापना 51 में और कार्य 1956 में। ठीक है, तो ये बात थी राष्ट्रीय आय से संबंधित मुख्य बात। अपने को देखो, सबसे पहले मैंने क्या कराया था? सबसे पहले मैंने परिभाषा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताई थी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताई थी मैंने, दो परिभाषाएं, दोनों परिभाषाओं में आप कोई भी याद कर सकते हो। मैंने बताई थी जीडीपी शाब्दिक अर्थ सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की परिभाषा बताई थी। और इसके बाद में मैंने राष्ट्रीय आय के जो कार्य बताए थे, राष्ट्रीय आय क्या काम करती है, तो मैंने आपको बताया दो देशों के बीच में तुलना करने का कार्य करती है। इसके अलावा ये क्या है, किसी देश की राष्ट्रीय जो प्रकृति है उनके बारे में भी बताती है हमें। ठीक है, इसके बाद में अपने को महत्वपूर्ण बात, ये क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय और भी काम करती है। कौन सा? तीसरा कार्य है नीति निर्माण। किसी देश की नीति निर्माण में भूमिका निभाती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तीसरा कार्य इसका नीति निर्माण संबंधित कार्य भी करती है। अब मैंने इसका परिचय से संबंधित बात की थी। मैंने सबसे पहले बताया था राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने कब की थी? 1867-68 में की थी। और उन्होंने कितनी बताई थी प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपये बताई थी। और इसके बाद में बात करते हैं 1911-12 में फिडले सिराज ने प्रति व्यक्ति आय बताई थी 49 रुपये। इसके बाद में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। इसने प्रथम रिपोर्ट 1951 में तैयार की थी। दूसरी या अंतिम रिपोर्ट 1955 में तैयार की थी। इसके बाद में 1955 के बाद जो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य है वो किसे सौंप दिया गया? CSO को, जिसका पूरा नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 1951 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और राष्ट्रीय आय से संबंधित जो गणना का कार्य है वो 1956 में पहली बार उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक अपने को याद रखना है ये क्वेश्चन। अब देखो आगे, ये तो था राष्ट्रीय आय से संबंधित। अब बात करते हैं अपने को, देखो उत्पादन है ना, उत्पादन किसे कहते हैं भाई? पहले सबसे पहले ये बात देखो, उत्पादन होता है किसी वस्तु का सर्जन या निर्माण करना या उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना ही उत्पादन है, करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो उत्पादन है। उत्पादन अपने को याद रखना है। राष्ट्रीय आय किसे माना जाता है? ये महत्वपूर्ण बात है। उत्पादन के कारण अगर हमें आय प्राप्त होती है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, किस में शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में। किसके कारण? अगर उत्पादन के कारण हमें उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के कारण हमें क्या हो रही है? आय प्राप्त हो रही है, तो ही उसे किस में शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में अपने को याद रखना है कि उत्पादन के कारण जो आय होती है ना, उसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, ये अपना पॉइंट है। इसमें से एक प्रश्न आता है बोर्ड जदस्वी जो है ना, आपकी जो एग्जाम के अंदर एक प्रश्न इसमें से आएगा, क्योंकि पिछली बार है ना तृतीय क्षेत्र के बारे में आया था। तृतीय क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के बारे में प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसमें से एक प्रश्न आता है, तो अपने को इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? आपके सिलेबस में 3 क्षेत्रक है। ठीक है, 3 क्षेत्रक है, 3 क्षेत्रक। क्षेत्र का मतलब ये देखो, अर्थव्यवस्था यानी जहाँ से क्या है, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में क्या है, मुख्य रूप से आय प्राप्त होती है, वो देखो 3 क्षेत्र कौन कौन सा है?
पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, 1 नंबर प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। इनमें से इससे संबंधित अगर प्रश्न आए ना तो अपने को गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत आसान है। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक 3 क्षेत्रक है, जिनसे क्या है हमें मुख्य रूप से क्या है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उनको क्या है आय प्राप्त होती है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो अपने सबसे पहले देखो इसमें अपनी परिभाषा लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा भाई प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो अपने सामने होगी, देखो इसमें ये देखो यह वह आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, ये संपन्न की जाती है। मतलब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बस ये जो 3 टॉपिक है ना ये आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको याद करना है कल, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र है यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। जैसे इसलिए इसे क्या कहा जाता है, देखो इसलिए इसे उत्पादन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये तो इसकी परिभाषा है, ठीक है, अपने को परिभाषा याद रखना है। ये है वह आर्थिक क्रिया होती है जिसमें उत्पादन से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहा जाता है। मतलब उत्पादन संबंधित जितने भी काम है ना वो सारों की माव है प्राथमिक क्षेत्र में हुआ है। अब देखो प्रश्न यहाँ हुआ है, एक तो परिभाषा से संबंधित प्रश्न आ गया, दूसरा प्रश्न देखो यहाँ हुआ है इनकी आर्थिक क्रियाएं। आपसे ये पूछ लेंगे प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन सी है, तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र की एक तो परिभाषा समझ में आई सभी को। यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। देखो अब इसकी जो है ना आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, आर्थिक क्रिया इसकी कौन सी होती है, किसकी होती है, ये प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया। इसकी आर्थिक क्रियाएं देखो कौन सी होती है, इसकी आर्थिक क्रियाएं ना अपने को याद रखना है कि पेपर में ऐसे पूछ लेंगे प्राथमिक क्षेत्र की कोई 3 आर्थिक क्रियाएं 2 आर्थिक क्रियाएं, तो अपने को याद रखना है। पहला देखो कृषि, इसका पहला क्या है कृषि, खनन, आखेट, इसके बाद में संग्रहण, ठीक है, ये इसकी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। तो अपने को 2 आर्थिक क्रियाओं के नाम पूछ ले तो अपने को याद रखना है ये कौन सी, कृषि, खनन, आखेट और संग्रहण, ये प्राथमिक क्षेत्र की 4 आर्थिक क्रियाएं मैंने बताई है। आपसे पूछे तो अपने को 2 तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से। अगर आपसे पूछेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताइए, प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तो अपने को परिभाषा ये देनी है। इसके बाद में अगर पूछे इसकी आर्थिक क्रियाएं कौन सी है, कोई 2 आर्थिक क्रियाएं, 3 आर्थिक क्रियाएं, 4 आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाओं का जो प्रश्न पूछे तो अपने को ये याद रखना है इसकी आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। ये है प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। इसमें देखो द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या है, वही सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा अपने को याद रखना है, यह है वह आर्थिक क्रिया है जिसमें विनिर्माण से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, ठीक है, समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, क्रियाएं संपन्न की जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है,
विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है परिभाषा देखो, दोनों की परिभाषा में देखो, यह वह आर्थिक क्रिया जिसमें उत्पादन से संबंधित कार्य होता है ना, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। इसमें देखो, यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें विनिर्माण से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। देखो, यह वह आर्थिक क्रिया है जिसमें विनिर्माण से संबंधित समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहती है। इसमें देखो, विनिर्माण से संबंधित, विनिर्माण का अर्थ क्या होता है, विनिर्माण का अर्थ होता है वस्तु का पुनर्निर्माण करना, वस्तु का पुनर्निर्माण करना, ठीक है, पुनर्निर्माण करना। अब देखो, वस्तु का पुनर्निर्माण की बात करें, जैसे मान लो गन्ना है, गन्ना कहाँ उत्पादन होता है भाई, प्राथमिक क्षेत्र में ना, खेत में, प्राथमिक क्षेत्र में। और इसको क्या है, अगर उद्योगों में ले जाए तो गन्ना से क्या बना देगा भाई, चीनी। तो ये क्या हो गया, गन्ने से क्या बना है, चीनी बना है। तो इसका मतलब वस्तु का क्या है, विनिर्माण हुआ है। यहाँ पे गन्ने से क्या बनी, चीनी। तो क्या हुआ है भाई, वस्तु का विनिर्माण हुआ है। किस में हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या हुआ, वस्तु का क्या होता है, विनिर्माण होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। कल जो आगे वाली क्लास है उसमें क्या है, आपको तृतीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन जो जितने प्रश्न है, मैंने आज आपको कितने प्रश्न कराए हैं, सिर्फ 6 प्रश्न करवाए हैं। और 6 प्रश्नों की क्या है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। और इन प्रश्नों को क्या है, परिभाषा अपने को याद रखना है। मैंने सबसे पहले देखो, अपनी जो है ना नाम वाली परिभाषा है वो याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसके बाद में परिभाषा है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, सभी को याद होगी। इसके बाद जीडीपी की परिभाषा है, सकल घरेलू उत्पाद की। इसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना वाला प्रश्न है, वो अपने को याद होना चाहिए। इसके बाद में जो राष्ट्रीय आय के बाद में, इस गणना के बाद में इसकी प्रश्न है, देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, मैंने 2 करवाए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। तो आगे हम तृतीयक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल तक अब ये जो पीछे वाला है अपने को याद होना चाहिए, ठीक है।